हेलो एवरीवन, आपका फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चैलेंजर्स यूनी क्लासेज। तो हमने पिछले वीडियो में फिजिक्स में हम लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के ध्रुवन के बारे में स्टडी किए थे। आज उस चैप्टर को कंटिन्यू आगे करते हैं और हमने आज का जो टॉपिक होगा वो आपका चैप्टर का लास्ट होगा। फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी साथ में ही कर लेंगे आज, उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और ऑप्टिक्स भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम लोग को क्या एक्चुअल में पढ़ना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपके सामने एक टॉपिक लिखते हैं, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता, ये इसका हिंदी होता है। यानी कि रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रकाशीय यंत्र, ठीक है। अब देखिए, टॉपिक का नाम तो आप समझ लिए कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता को आज स्टडी करना है, पढ़ना है। विभेदन क्षमता का मतलब क्या होता है? विभेद कर देना। अब ये क्यों मुझे पढ़ना है और क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये सब हमको समझना है। तो विभेदन क्षमता का मतलब होता है विभेद करना। कभी कभी ऐसा अपने साथ क्या होता है ना कि अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो जब आप अपने आंखों से इस दोनों ऑब्जेक्ट को देखोगे तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऑब्जेक्ट एक साथ रखे हुए हैं तो लगता है ना दो ऑब्जेक्ट तो दोनों अलग अलग दिखना चाहिए, दोनों के बदल एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब आप बड़ा कन्फ्यूज हो गए होगे, सोच रहे होगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो दोनों तो अलग अलग ही दिखना चाहिए, तो कभी कभी ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों के बदल एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो चलिए ये बात को हम आपको एग्जाम्पल पे समझाते हैं। हम किसी स्ट्रेट हाईवे पे, एक रोड है जो कि एकदम सीधा है, वहाँ गए रात में अंधेरे में और देखे क्या, एक सीधा रोड है। क्योंकि सीधा रोड होगा तो हम काफ़ी डिस्टेंस तक देख सकते हैं। अगर रोड ऐसे टर्न कर गया तो फिर कुछ देर के बाद हमको शायद दिखना बंद हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी स्ट्रेट रोड है, काफ़ी लंबा डिस्टेंस तक है, तो हम काफ़ी डिस्टेंस तक देख सकते हैं। उधर से कार आ रहा है। कार हम लोग रात में कैसे पहचानेंगे कि कार है? हेडलाइट्स देख के, है ना। अगर मान के चलो कि कार और बाइक मुझे पहचानना है तो अगर दो हेडलाइट दिखेंगे तो बोलेंगे कि फोर व्हीलर कोई कार है, और अगर एक हेडलाइट मुझे दिखा तो बाइक हम लोग समझ लेंगे। हालांकि बाइक में भी टू हेडलाइट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग के एरिया में जो अपाची, पल्सर, पैशन, स्प्लेंडर जो भी है उसमें एक ही हेडलाइट होते हैं, तो एक ही हेडलाइट होंगे। लेकिन कार में दो हेडलाइट होंगे। लेकिन कार उधर से आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कार नहीं बाइक आ रहा है। एक्चुअल में उधर से कार आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि उधर से बाइक आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे दो हेडलाइट न दिख के मुझे सिर्फ एक हेडलाइट दिख रहा है। अब कोई बोल सकता है कि हाँ, हो सकता है कि एक हेडलाइट उसका फ्यूज कर गया होगा, तो एक हेडलाइट दिख रहा होगा जिसके कारण आपको लग रहा है। नहीं, जब वो कार मेरे नज़दीक आया तो पता चला कि उसके कार का दोनों हेडलाइट जल रहा है। कार मेरे से काफ़ी दूर था, उसका हेडलाइट दोनों ऑन था, लेकिन मुझे दो हेडलाइट न दिख के सिर्फ एक ही हेडलाइट दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो कार मेरे नज़दीक आया तो मुझे ऐसा पता चला कि नहीं, उसमें एक हेडलाइट नहीं दो हेडलाइट है। तब मुझे पता चला कि वो तो कार ही है, और जबकि हम उसको बाइक समझ रहे थे, काफ़ी दूर पे था। तो अब सोचोगे कि ऐसा कैसे होता है? तो हमने तो ऐसा देखा है, शायद आपने नहीं देखा होगा या किसी ने देखा भी होगा। अच्छा, अगर आपने नहीं देखा है तो चलो हम आपके सामने एक वीडियो शो करते हैं। आप इस वीडियो को देखो, मैंने ये वीडियो आपके लिए शूट किया है। आपको क्या इसमें दिख रहा है? देखो, एक आपको लाइट जलते हुए दिख रहा है ना। चलो थोड़ा नज़दीक जाते हैं। एक ही लाइट जलते हुए दिख रहा है, चलो नज़दीक जा रहा है, चलो चलो और नज़दीक। अब क्या लग रहा है आपको? अब आपको लग रहा होगा कि ये दो भाग में बढ़ते जा रहा है। चलो और नज़दीक, चलो चलो। अब बताओ। अब तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि ये दो हेडलाइट्स हैं, यानी दो बल्ब जल रहे हैं। मैंने मोबाइल के फ्लैश को जला दिया है, दो। चलो, और ये दो अलग अलग दिख रहा है। चलो अब दूर वापस जाते हैं, चलो वापस जाओ, चले आगे आगे आगे। चलो देखो अब क्या आपको दिख रहा है? वापस फिर से एक। एक्चुअल में जल रहा है दो मोबाइल का फ्लैश जल रहा है, लेकिन दिख कितना रहा है? एक। यही होता है, हम लोग डिस्टेंस पे थे तो दो ऑब्जेक्ट के जगह पे मुझे एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा था। और यही मेरे साथ हुआ जब हम कार देख रहे थे। कार दोनों हेडलाइट्स मुझे न दिख के मुझे एक ही हेडलाइट्स दिखा, जिसके कारण से मुझे वो बाइक फील हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो मेरे करीब आया तो एहसास हुआ कि नहीं, इसमें दो हेडलाइट्स है और ये कार है, बाइक नहीं। ठीक है, तो
ये जो आप कंडीशंस देखे कि एक ही जगह पर दो ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, एक ही जगह पे दो ऑब्जेक्ट था, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं था, लेकिन कार में ही लगे हैं दो हेडलाइट्स, लेकिन एक ऐसा रेंज पे था वो कि वो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग न दिख के एक ही दिख रहा होता। अच्छा, लेकिन मान लो यहाँ पे जब कार था और हम यहाँ खड़ा थे, तो उसका जो हेडलाइट था वो दो न दिख के एक ही दिख रहा था, बड़ा सा, ठीक है। जैसे जैसे वो नज़दीक आया तो फाइनली यहाँ आते आते तक पता चला कि नहीं ये दो है, और नज़दीक आते 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 पता चला कि नहीं ये तो साफ है, एकदम क्लियर दो अलग अलग हेडलाइट्स हैं, जैसे जैसे अपने नज़दीक आया, ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशन हुआ, इससे पहले भी कंडीशन रहा होगा, इससे यहाँ से लेके इतना दूर तक का जो भी कंडीशन रहा, या यहाँ से पहले तक का, यहाँ क्योंकि यहाँ से दिखने लगा, यहाँ से पहले तक का जो भी कंडीशंस रहा, ये नॉट रिजॉल्व्ड है, नॉट रिजॉल्व्ड। नॉट रिजॉल्व करने का मतलब विभेदित नहीं है, एक ही दो ऑब्जेक्ट है एक ही जगह पे, लेकिन मुझे दोनों ऑब्जेक्ट ना देख के एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बदल में मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये विभेद नहीं कर पाया, रिजॉल्व नहीं, विभेदन यानी रिजॉल्व, तो रिजॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये नॉट रिजॉल्व। यहां पे आया, जैसे जैसे इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़े, मुझे लगा कि नहीं ये दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आपने अभी वीडियो में भी देखा है ना, तो फिर ये जस्ट रिजॉल्व यानी तुरंत अभी हुआ है, ये रिजॉल्व यानी ये अभी तुरंत विभेदित हुआ है, ठीक है। और फाइनली जब इससे नजदीक आते आते यहां पहुंचे, तब क्लियरली कंप्लीटली रिजॉल्व, परफेक्टली रिजॉल्व हो गया, परफेक्टली रूप में विभेदित हो गया, है ना। यानी हम दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को अब क्लियरली देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपके आंख का एक एबिलिटी है ना, एक हो सकता है यहां आने पर, कार जब यहां से चल के यहां आया तब आपको एहसास हुआ कि नहीं इसमें दो हेडलाइट्स हैं, खैर यहाँ आने के बाद तो सब कोई पहचान लेगा। कोई ऐसा भी लड़का रहा होगा जो जब बाइक यहाँ न पहुँच के बाइक यहीं पहुँचा होगा, सॉरी कार यहीं पहुँचा होगा, तो उसको लग गया होगा कि ये कार ही है ना। और कोई ऐसा भी लड़का रहा होगा कि यहाँ से थोड़ा सा ही आगे कार बढ़ा होगा, तो उसको एहसास हो गया होगा कि नहीं इसमें दो हेडलाइट्स है। जब यहाँ पे था तो हो सकता है हर एक लड़का को ऐसा लग रहा होगा, 4-5 लड़के थे, चारों 5 लड़का को ऐसा लग रहा है कि नहीं दो हेडलाइट्स नहीं एक हेडलाइट्स है, तो वो बाइक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचा एक लड़का बोला नहीं यार इसमें दो हेडलाइट्स दिख रहे हैं, दूसरा तीसरा वाला जो बाकी बच्चा था कि ना ऐसा नहीं हो सकता है, फिर और नज़दीक बोला और नज़दीक पहुंचा, तो फिर 2 बच्चा बोला, एक पहले वाला और दूसरा कि नहीं ये कार है, हम बोले थे ना, और फिर तीसरा बोला कुछ और आगे कार पहुंचने पे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हर आँख भी तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, आपको पता है, तो हर एक आदमी के आँख का एक एबिलिटी है, क्षमता है, समझ रहे हो बात, हर एक आदमी के आँख का एक क्षमता है, जो एक ही जगह पे दो ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्लियर करके दिखाने का क्षमता होता है। ध्यान से समझो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, यही बात समझना है हमको कि हमारे आँख के लिए हो सकता है जब यहाँ पे पहुँचा, कार यहाँ से यहाँ पहुँचा, तब मुझे दोनों हेडलाइट्स फील हुए, तो मेरे आँख का एक रिजॉल्विंग पावर यहाँ पे क्लियर हुआ। यानी कि मेरे आँख की एक ऐसी एबिलिटी है जो इस डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे मेरा एबिलिटी काम कर रहा है। उससे पहले मुझे दो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिख रहे थे। अच्छा, कोई और लड़का है जो कि हो सकता है यहीं से उसको दो हेडलाइट्स दिखने लगेंगे, क्लियर नहीं हो सकता है, जस्ट रिजॉल्व नहीं होगा, कंप्लीट रिजॉल्व नहीं, लेकिन जस्ट कुछ तो दिखा, तो वो उससे मेरे आँख से उसके आँख का जो रिजॉल्विंग पावर है वो ज़्यादा है, यानी एबिलिटी क्षमता ज़्यादा है। समझ गए, रिजॉल्विंग पावर का हम सेंस बता रहे हैं, विभेदन क्षमता का मतलब बता रहे हैं। तो अब कुल मिला के बात ये समझो कि रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी पावर है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण से एक ही जगह पे रखे हुए दो ऑब्जेक्ट के इमेजेस को हम क्लियर रिजॉल्व करके देख सके, क्लियर रिजॉल्व करके, यानी एकदम स्पष्ट रूप से हम उसको विभेदित करके देख सके। समझे बात? वापस फिर से एक बार, मैंने क्या बोला, रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी पावर है। किसकी एबिलिटी है?
तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, प्रकाशीय यंत्र की एक ऐसी क्षमता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी पावर है जिसके जरिए एक ही जगह पे दो ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो हम उसके दोनों ऑब्जेक्ट के इमेजेस को रिजॉल्व करके देख सके, विभेदित करके देख सके। ऐसे नहीं कि दोनों के बदल हमको एक के को दिखाई दे, जैसे वो काफी दूर पे जो वो कार था वो दिख रहा था, या हम आपको वीडियो जो दिखा, वैसे नहीं, अलग अलग क्लियर दिखना चाहिए। वो एबिलिटी ही कहलाता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता। यानी एक क्षमता है हर एक, आंख के लिए, कैमरा के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई भी पार्ट्स है तो उसका एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है कि वो यहां तक के डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को एकदम क्लियर देख सकता है। अगर उससे कम डिस्टेंस अगर कर दिया जाए या उससे कम अगर हमने डिस्टेंस कर दिया तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, या उससे ज्यादा डिस्टेंस कर दिया जाए तो भी हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो एक लिमिटेड एक डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, है ना। तो अब देखिए रिजॉल्विंग पावर का आप मतलब समझ गए होंगे। अच्छा, अब हम आपको एक और बात बताते हैं। डेफिनेशंस तो सारा हम लिखवाएंगे ही, आप मतलब समझ गए, एग्जाम में थोड़ा सा इसके बारे में आएगा। अच्छा, अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर इन केस हमको सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ, ठीक है, माइक्रोस्कोप, चलो सिंपल सा ले लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप एक छोटा सा ऐसे डॉट पार्टिकल्स लिखा हुआ है। हमारे आँख के द्वारा अगर हम थोड़ा सा दूर पे खड़े हो जाएं, काफ़ी दूर पे, या आप ही हो, तो शायद आपको ये डॉटेड में बीच में गैप फील नहीं आएगा, पता चलेगा कि बीच में कोई गैप ही नहीं है। लेकिन अगर इसको मैक्सिमम जूम करके देखा जाए, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे जो एटम्स होते हैं, परमाणु, उसके बीच में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऑर्बिट में, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, पूरा भरा हुआ रहता है, ढेर सारा जो भी है। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है ना, लेकिन क्या आपको वो गैप दिखेगा? जब भी वो गैप दिखेगा तो माइक्रोस्कोप के जरिए दिखेगा। लेकिन अगर मान के चलो कि हो सकता है कोई ऐसा माइक्रोस्कोप है जो इस गैप को वेरीफाई कर ले रहा है कि यहाँ पे गैप है, लेकिन हो सकता है इससे भी छोटा गैप रहे, तो वो वेरीफाई नहीं, उसको नहीं कर पाएगा कि हाँ वहाँ पे कोई गैप है। या हो सकता है कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा है जिसका जो एकदम छोटे से छोटे गैप को भी पहचान सकता है, और कोई ऐसा भी माइक्रोस्कोप रहा होगा या टेलीस्कोप रहा होगा जो उस गैप को नहीं पहचान पा रहा है। तो एक लिमिट वैल्यू है कि इस डिस्टेंस तक किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हो सकता है ये दोनों ऑब्जेक्ट, सपोज मान के चलो कि हम यहाँ पे खड़े हैं और हमसे 500 मीटर की दूरी पर दो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया गया, ठीक है, तो पता चलता है कि हो सकता है कि 500 मीटर के बाद भी ये मुझे दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखे। हो सकता है क्योंकि दूर जाने के बाद सटेंगे, क्योंकि उसका डिस्टेंस तो कम होते जाए। जैसे रेलवे का पटरी, आप देखते हो रेलवे के पटरी को ताकते हो तो वो आगे जाके पूरा ऐसा लगता है कि वो मिल गया आपस में, है ना, जबकि दोनों अलग अलग होते हैं, पैरेलल होते हैं हमेशा, ना तो पता चले ट्रेन उलट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए वो ये दो ऑब्जेक्ट है उसको 500 मीटर की दूरी पर या कुछ डिस्टेंस पे हमने रख दिया, कुछ डिस्टेंस पे जहाँ तक हमको दिख सके। तो हो सकता है ये इतना दूर ना रह के आगे जो 500 मीटर वो इतना दूर पे हो जाए, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है ना, कुछ तो दिख रहा है। अच्छा, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को वहाँ पे 500 मीटर पे जाके इतना दूर पे ना रख के इतना दूर पे रखे तो मुझे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि जब हम इतना डिस्टेंस पे रख रहे हैं 500 मीटर पे तो मुझे दिख रहा है यहाँ, एक्चुअल में रखा हुआ तो यहाँ पे है 500 मीटर के डिस्टेंस पे, लेकिन दिख रहा है इतना छोटा, है ना, लगा हुआ है कि लग रहा है कि सटा हुआ है। तो हम अगर इतना ना रख के वहाँ पे 500 मीटर की दूरी पर इतना रख दे तो तब मुझे तो एकदम सटा हुआ फील होगा ना, क्योंकि इतना रख रहे हैं तो करीब करीब नज़दीक है। अगर इतना रख दे तो शायद सट जाए। तो एक लिमिटेशन है कि अगर हम यहाँ तक रखें तो क्लियर है, अगर और दूर रखें 500 मीटर की दूरी पर अगर हम और दोनों ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमारा आंख क्लियर देख सकता है दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को। लेकिन एक लिमिटेड, यहाँ रखे तो भी दिख रहा है, यहाँ रखे तो भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ रखने के बाद जो हो सकता है हमारे आंख में जो इमेज बन रहा है वो दोनों इमेज एक दूसरे पर ओवरलैप कर जा रहा है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे पर चढ़ जा रहा है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बदल मुझे एक ही इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये रिजॉल्व नहीं हो पाया। तो एक
मिनिमम डिस्टेंस है, एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हमारा आंख या कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसको रिजॉल्व कर सके, उसको विभेदित कर सके, यानी उस दो ऑब्जेक्ट के इमेज को पहचान सके कि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। वो मिनिमम डिस्टेंस, वो न्यूनतम दूरी जहां पे ऑब्जेक्ट को आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे आपका आंख है, आपका कैमरा है या आपका कुछ भी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए क्या बोलते हैं, दो नाम दिया जाता है, लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग या रिजॉल्विंग लिमिट भी बोला जाता है। ये दो नाम होता है, ठीक है, हिंदी में तो एक ही नाम, यानी कि विभेदन की सीमा, विभेदन की सीमा, गलत हो रहा है, विभेदन की सीमा, ये ठीक है, या विभेदन सीमा भी शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं, ऐसे स्पेस दे के लिखा जा सकता है, ये विभेदन सीमा हो गया। आप दोनों डिफिनेशन समझ के वापस फिर से हम आपको एक बार रिमाइंड करते हैं और फिर ये खत्म। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता क्या है? तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी किसी भी प्रकाशीय यंत्र की एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी पावर जिसके जरिए एक जगह पे दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके इमेजेस को वो रिजॉल्व कर सके, यानी उसके प्रतिबिंब को वो विभेदित कर सके और वो हमको दिखा दे, जिससे ये पता चल जाए कि हाँ ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद लेकिन हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक कार्य करने का लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि उसका एबिलिटी है तो अनलिमिटेड तक काम कर सकता है, ऐसा नहीं, उसका एक मिनिमम डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के करीब में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो शायद वो रिजॉल्व ना कर पाए, है ना। तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस है, न्यूनतम जो दूरी, कि वहां से अगर हम नजदीक लाते हैं तो मुझे दिखना बंद, ये रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि एक माइक्रोस्कोप है जो यहाँ तक दिख रहा है, अगर हम इससे नजदीक ला दे रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा भी माइक्रोस्कोप रहा होगा जो यहाँ तक देख ले रहा है, यहाँ तक भी देख ले रहा है, अब नहीं देख पा रहा है, रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो हर एक माइक्रोस्कोप का अलग अलग कंडीशन हो सकता है, लेकिन होगा ना, कंडीशन तो होगा ही, एक न्यूनतम दूरी तो हो गई, मिनिमम डिस्टेंस हो गई, जहां से वो रिजॉल्विंग करना बंद कर दे और दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पहचान करना बंद कर दे, उसका इतना कम डिस्टेंस हो जाए कि उसका इमेज ओवरलैप कर जाए एक दूसरे पर। तो वो जो न्यूनतम दूरी है, उस न्यूनतम दूरी को हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्विंग, या कहीं कहीं आप बुक में लिमिट ऑफ रेजुलेशंस भी देखोगे, ठीक है, या रिजॉल्विंग लिमिट भी बोला जाता है, हिंदी में विभेदन सीमा। ये आप ज़्यादातर नाम याद रखो, ज़्यादा बेटर है, रिजॉल्विंग लिमिट, विभेदन सीमा, ठीक है। अच्छा, आप समझ गए, इस डिफिनेशंस को आपके डिस्प्ले पे शो किया जा रहा है, आप यहाँ से इसको पहले लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब हम लोग आगे के टॉपिक में चलते हैं, रिजॉल्विंग पावर से ही रिलेटेड है, लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, हटा ही देते हैं। अच्छा, यानी कि सूक्ष्म दर्शी की विभेदन क्षमता, यानी मुझे इसका विभेदन क्षमता पढ़ना है, ठीक है। चलो ध्यान से समझते हैं। अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, इसमें वो टॉपिक याद करना है जो मिनिमम डिस्टेंस वाला, जो मैंने थ्योरी आपको बताया, न्यूनतम दूरी जिसको विभेदन सीमा के नाम से जाना गया, रिजॉल्विंग लिमिट के नाम से जाना गया, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। देखिए है क्या, मान के चलिए कि सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है, ध्यान देना, सूक्ष्मदर्शी है, तो हम इसके डेरिवेशंस को नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में डेरिवेशंस है नहीं, तो झूठ मूठ का टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और ये टॉपिक लेंदी भी हो जाएगा। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसके लिए हम आपको फॉर्मूला बता देंगे और टॉपिक तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। फिर अगर आगे आप ग्रेजुएशंस वगैरह करोगे तो शायद वहाँ पे रिजॉल्विंग पावर का टॉपिक आएगा या इंजीनियरिंग वगैरह में उसका सेक्शन होगा। यहाँ पे नॉर्मल केस में पढ़ना एनसीईआरटी में वही सिलेबस है, तो सिर्फ हम आपको वहीं तक बताएंगे, इसका डेरिवेशंस नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशंस आपके सिलेबस में है ही नहीं। आप देख सकते हो बुक ओपन करके। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता जो होती है वो क्या होती है, तो अभी आपने पढ़ा था, ध्यान देना, अभी आपने पढ़ा था विभेदन सीमा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोले रिजॉल्विंग लिमिट, विभेदन सीमा यानी रिजॉल्विंग लिमिट,
ठीक है, ये रिजॉल्विंग लिमिट को हम मान लेते हैं d, बिकॉज इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस। ये एक न्यूनतम दूरी है जहां से वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका एबिलिटी खत्म हो जाता है, वहां के से कम कर दोगे तो खत्म, वहां तक है, वहां तक वो काम कर सकता है। तो एक मिनिमम डिस्टेंस है, इसीलिए मैंने इसको d इंडिकेट कर दिया, ठीक है। और इस d का ध्यान देना, इस d का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, इस d का जो रेसिप्रोकल होता है वो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है। बहुत सिंपल। ये जो आपने विभेदन सीमा जो अभी हम आपको बताया इतना सारा बात, उसमें विभेदन सीमा, रिजॉल्विंग पावर कि हर एक माइक्रो जो भी आपका मान लो माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप में दो ऑब्जेक्ट रखे हुए, ठीक है, तो हो सकता है ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर इतना डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो कोई माइक्रोस्कोप, मान लो एक लेंस ले लेते हैं माइक्रोस्कोप का, तो हो सकता है ये माइक्रोस्कोप ये दोनों ऑब्जेक्ट के इमेजेस को इस तरह से बनाए कि वो आपको अलग अलग दिखे। लेकिन हो सकता है मान लो इधर आने के बाद जब इमेज बना तो हो सकता है ऐसे बन गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम अगर इससे कम डिस्टेंस रख दें, ठीक है, तो आने के बाद इधर जो इमेज है वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, तो पता चले दोनों के बदल में अगर और नज़दीक कर दे तो पता चले कि दोनों एक के बदल में एक ही बन रहा है। जैसे गाड़ी वाला मैंने एग्जाम्पल बताया, तो एक डिस्टेंस है कि ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से नज़दीक नहीं ले जा सकते, ये मिनिमम डिस्टेंस है, इससे मिनिमम आप नहीं कर सकते, इससे कम नहीं कर सकते। मिनिमम मतलब न्यूनतम, इससे आप कम नहीं कर सकते हो। तो वो जो सीमा है कि इस सीमा से आप कम नहीं कर सकते हो, एक न्यूनतम सीमा है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। आप इससे ज़्यादा रखो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं कर सकते, ठीक है। इससे कम करोगे तो इस माइक्रोस्कोप को दिक्कत होगा, हो सकता है अब हमको कोई और माइक्रोस्कोप ज्यादा पावर का चाहिए जो ऐसे काम कर सके, उसको दिखा सके। लेकिन अगर इस माइक्रोस्कोप का बात करें तो हो सकता है वो इससे कम डिस्टेंस पे काम नहीं कर रहा है, तो वो जो लिमिट है यानी उससे कम में नहीं, तो वो विभेदन सीमा यानी रिजॉल्विंग लिमिट कहलाता है, जिसको डी से इंडिकेट करते हैं। तो रिजॉल्विंग लिमिट को RL लिख देते हैं, रिजॉल्विंग लिमिट RL, जिसको हम क्या से इंडिकेट कर दिए, डी से, ठीक है। ध्यान देना हमने क्या से इंडिकेट कर दिया, डी से, ठीक। अच्छा, अब रिजॉल्विंग पावर का जो डेरिवेशंस होता है वो होता है लेमडा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। मैं ये डेरिवेशंस करके नहीं दिखाऊंगा आपको क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो झूठ मूठ का ये लेंदी होगा, टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए जब आपको आएगा कभी वो टॉपिक ग्रेजुएशन वगैरह में तो आप पढ़ना। तो रिजॉल्विंग जो लिमिट होता है डी जिसको इंडिकेट किया क्योंकि डिस्टेंस है, इसका फॉर्मूला होता है लेमडा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, और ये क्या होता है ये सब बताते हैं लेमडा वगैरह। अच्छा, मैंने क्या बोला कि इस विभेदन सीमा को तो आप समझ गए, इस विभेदन सीमा का उल्टा कर दो, इस विभेदन सीमा का व्युत्क्रम कर दो, है ना, व्युत्क्रम। वो जो व्युत्क्रम का रिजल्ट आएगा उसको हम सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहेंगे। यानी कि विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी द रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है, इज डिफाइंड एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। The reciprocal of resolving limit is defined as resolving power of microscope. Resolving power को RP लिख देते हैं, RP, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/d, क्योंकि उल्टा का मतलब होता है अंश चल जाए हर में, हर चल जाए अंश में, यानी डेनोमिनेटर नोमिनेटर में, नोमिनेटर डेनोमिनेटर में। तो यहाँ d था, RL का वैल्यू d था, तो d का मतलब d/1, तो RP का वैल्यू 1/d हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, जिसके कारण अब देखिए 1 d का वैल्यू है लेमडा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। सॉल्व कीजिए तो 2 म्यू साइन थीटा ऊपर चल जाएगा और लेमडा आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये आपका रिजॉल्विंग पावर आ गया माइक्रोस्कोप का, नॉट कंपाउंड, किसी भी माइक्रोस्कोप का ये रिजॉल्विंग पावर है। इससे आप पता कर सकते हैं कि इसका कितना पावर है, और डिस्टेंस भी आप पता कर सकते हैं कि इतना डिस्टेंस से अगर हम कम रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हमको डिस्टेंस पता कैसे करें, तो मुझे इस फॉर्मूला का यूज करना होगा, और इस फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ गिवन है इसको हमको समझना होगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे विभेदन सीमा मतलब एक ऐसी न्यूनतम सीमा, एक ऐसी मिनिमम लिमिटेशन, ठीक है, एक ऐसी मिनिमम लिमिटेशन या डिस्टेंस जिसके बाद माइक्रोस्कोप जो या कोई भी माइक्रोस्कोप का बात हो रहा है तो माइक्रोस्कोप ही अपने दो ऑब्जेक्ट को, जो आपके सामने दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करना बंद कर दे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये विभेदन सीमा रिजॉल्विंग लिमिट एक मिनिमम डिस्टेंस है कि उस डिस्टेंस के बाद कोई दो ऑब्जेक्ट
माइक्रोस्कोप द्वारा रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, विभेदित नहीं हो पाएगा। वहीं तक, उससे आप ज़्यादा रख सकते हो, उससे आप कम मत रखो। तो वो और उसका रेसिप्रोकल कर दो, जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दो, तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता निकल गई, जिसका फॉर्मूला ये होता है आरपी बराबर इतना और आरएल बराबर इतना। ये दोनों आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी। क्लियर, समझ गए? ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि ये सब लेमडा वगैरह क्या है। अच्छा, चलिए देखते हैं। हम आपके सामने एक लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप, हम ऑब्जेक्टिव लेंस बना लिया। आपने देखा था ऑब्जेक्टिव और आईपीस दो तरह का लेंस होता था, ऑब्जेक्ट की तरफ ऑब्जेक्टिव, आंख की तरफ आईपीस। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये इमेज बनाने जाएगा, कहीं छोड़ दो कहीं जाए, कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल जनरेट होगा, यहाँ पे भी एक एंगल जनरेट होगा। तो इस ये जो थीटा है, थीटा एंगल जो भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस और रे ऑफ लाइट के बीच में जो एंगल जनरेट हो रहा है, वो एंगल मुझे साइन के साथ यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे समझ रहे हो बात, थीटा का वैल्यू कहाँ से, साइन तो होगा ही, थीटा का वैल्यू मुझे कहाँ से चूज करना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस और जो रे ऑफ लाइट है, क्योंकि इधर और इधर दोनों साइड सेम ही होंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों कॉर्नर पे जा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस तो बीच से ही पास होते हैं, तो इधर जितना साइड होगा उतना इधर भी उतना ही साइड होगा, तो ये दोनों लाइन जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल भी सेम होंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस और रे ऑफ लाइट के बीच का एंगल साइन के साथ यहाँ यूज कर लेना है। लेमडा क्या है, तो रे ऑफ लाइट का वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, समझ रहे हो आप, वेवलेंथ यानी रे ऑफ लाइट का जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है, वो है लेमडा। तो आपको सबको पता है। अच्छा, म्यू क्या है, टू तो कांस्टेंट है, टू रहेगा। म्यू क्या है, म्यू है वो चीज़, देखिए ध्यान से, ये आपका डिवाइड कर देते हैं, अपार्चर बना देते हैं। ठीक है, तो लेंस एक मीडियम होगा और इधर भी लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का मीडियम, ये पूरा मीडियम, सिर्फ इसका नहीं, लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक एक मीडियम होगा, कोई भी एक मीडियम होगा, उस मीडियम को हम लोग म्यू इंडिकेट किए। तो इसके बीच जो भी मीडियम दिया हुआ है, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का मीडियम। ठीक है, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल्स में आपको काम आ जाएगा कि लेमडा तो क्या है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, थीटा तो प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस और जो रे ऑफ लाइट जहाँ इंसिडेंट कर रहा है तो उसके बीच के जो एंगल है वो लेना है, साइन के साथ यूज करना है। म्यू तो लेंस यानी ऑब्जेक्टिव, नॉट आईपीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का जो मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी उसके माध्यम का अपवर्तनांक ले लेना है और मुझे सॉल्व कर लेना है। तो आरएल निकल जाएगा तो आरपी भी निकल जाएगा, क्योंकि आरएल का वैल्यू अगर 5 आया तो आरपी का वैल्यू 1/5 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से आप समझ रहे हो बात। तो लेकिन इसमें एक और बात बताना, यहाँ तक तो आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, अच्छा, उससे पहले आगे जो टॉपिक बताने वाले उससे पहले आपके डिस्प्ले पे ये शो कर रहा है कि आपको कैसे लिखना है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल्स दिया हुआ है, जल्दी से यहाँ स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए। अच्छा, एक और बात हम आपको समझा देते हैं। एक बात बताओ जरा, इंटरेस्टेड बात, कि रिजॉल्विंग पावर या आरएल जो भी हो, हम रिजॉल्विंग पावर का बात करते हैं, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लेमडा। रिजॉल्विंग पावर किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, 2 तो कांस्टेंट है तो उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, म्यू मीडियम पे डिपेंड करता है, तो मीडियम तो खुद से सेलेक्ट करना है, चलो बात है, तो इस पे तो डिपेंड करेगा और इसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती इसका वैल्यू बढ़ेगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कब बढ़ेगा, जब हम हाईली डेंसिटी वाला मीडियम लेंगे, यानी सघन माध्यम, है ना, हाईली डेंसिटी वाला होना चाहिए, तो वैल्यू बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से लेकर 90 तक का जो आपने कंडीशंस पर है साइन में, तो 90 रहे तो ज़्यादा फायदा है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है ना, तो वो तो अपना अलग अलग कंडीशन है, 90 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन सबसे रियल बात तो लेमडा है, वेवलेंथ, यानी आरपी जो है वो लेमडा पे ही डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो, तो आरपी यानी रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता, वो व्युत कर्मानुपाती होता है लेमडा के, नीचे है ना, जबकि इसके विभेदन सीमा का समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन रिजॉल्विंग पावर तो उसका उल्टा होता है ना, तो यहाँ पे व्युत कर्मानुपाती हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो लेमडा का व्युत कर्मानुपाती हो जाता है, यानी अगर लेमडा का वैल्यू बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर घट जाएगा। अब हम लोग चलते हैं व्हाइट लाइट
जो कि 7 कलर का मिश्रण है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको कौन से बता रहे हैं, विबजियोर व्हाइट लाइट 7 कलर का मिश्रण है, विबजियोर बैजानी पिनाला वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज लैंड, यानी बैगनी जामुनी ब्लू नीला हरा पीला नारंगी लाल, ऐसे आपका है। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है आप बताओ जल्दी से, रेड का ना, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, यानी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। तो अगर रेड का वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा का मान ज्यादा है तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगा, यानी कि रेड लाइट इस सब में से सबसे कम रिजॉल्विंग पावर, सबसे कम रिजॉल्विंग पावर यानी सबसे कम विभेदन क्षमता लाल रंग के लिए होता है। अगर आप लाल रंग, अगर दो जगह पे अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट ऐसे रेड कलर का, मतलब दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसमें से रेड कलर आ रहा है, तो वही हो सकता है वो माइक्रोस्कोप क्लियरली रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, विभेदन क्षमता नहीं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट के जगह आपको एक ही ऑब्जेक्ट दिखाएगा। लेकिन उसी डिस्टेंस पे अगर वायलेट इंडिगो ब्लू या इसमें से इसके बाद जो इधर का कलर है ये रख दिया जाए तो वही माइक्रोस्कोप जो रेड को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था उस डिस्टेंस पे, लेकिन हो सकता है वायलेट इंडिगो ब्लू को रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आप सीधा याद रखना कि रिजॉल्विंग पावर किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, यानी कि विभेदन क्षमता सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का सबसे ज्यादा विबजियोर में व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा वायलेट का होता है और सबसे कम रेड का। ठीक है, याद रखना सबसे ज्यादा किसका होता है, लिख देते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन रिजॉल्विंग पावर ऑफ रेड। ठीक है, अच्छा अब बताओ जल्दी से ऑरेंज और ब्लू में किसका ज्यादा होगा, ऑलरेडी ब्लू का ज्यादा होगा क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ कम है। ठीक है, समझ गए ये बात, समझ गए, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ठीक है, समझ गए। अच्छा आप लिख भी लिए उस टॉपिक को, एक और बात समझा देते हैं आपको, ये भी ये तो नॉर्मल सेंस में हम आपको एक और बात बताते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ऐसी सेंस के लिए समझने के लिए, कि रिजॉल्विंग पावर आखिर रिजॉल्विंग लिमिट का उल्टा क्यों होता है, रेसिप्रोकल है ना तो इक्वल का साइन दे देता है, यानी कहने का मतलब ही ना रेसिप्रोकल रिजॉल्विंग पावर जो होता है यानी विभेदन क्षमता, वो दूरी का जो है जो विभेदन सीमा है उसका क्या होता है, उल्टा होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो चलो मानते हैं कि हमने एक माइक्रोस्कोप लिया, ध्यान देना, एक माइक्रोस्कोप फर्स्ट, मैंने ये माइक्रोस्कोप फर्स्ट लिया। ठीक है, अच्छा वो 10 सेंटीमीटर पर दो ऑब्जेक्ट को मैंने रखा 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर दो ऑब्जेक्ट को रखा, और हो सकता है ये माइक्रोस्कोप ये दोनों ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। अच्छा इसी ऑब्जेक्ट को वापस फिर से 10 सेंटीमीटर पे रखते हैं, ठीक। अच्छा लेकिन माइक्रोस्कोप 2 कोई एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो इसको रिजॉल्व कर लिया, यानी इस दो इमेजेस को अलग अलग करके हमको दिखाई दे दिया, ठीक है। अच्छा ये तो दिखा नहीं, हो सकता है ये कब दिखे, हो सकता है क्योंकि अगर मिनिमम डिस्टेंस है, जब इतना पे ही नहीं दिख रहा है तो और नज़दीक लाने पे तो और नहीं दिखेगा, यही था मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो अब हम इसका मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है कि 10 सेंटीमीटर न रह के 15 सेंटीमीटर रहा होगा, यानी 10 पर न रख के अगर हम 15 पे या 11 15 पे अगर रख दें, 15 सेंटीमीटर पे रख दें तो फिर ये रिजॉल्व करने लगा। ध्यान से समझना, क्या करने लगा, रिजॉल्व करने लगा। तो एक बात बताओ कि ध्यान से समझना, 15 सेंटीमीटर पे ये रिजॉल्व करने लगा और ये जो है 10 सेंटीमीटर पे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब बताओ इस वाले टॉपिक को हटा देते हैं, ये 10 पे रिजॉल्व नहीं करा, 15 पे रिजॉल्व किया, ठीक है। अब बताओ कि रिजॉल्विंग पावर इसका ज़्यादा है या रिजॉल्विंग पावर इसका ज़्यादा है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर इसका ज़्यादा है ना, ऑब्जेक्ट हम अगर इस माइक्रोस्कोप को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रख के हम उससे देखने का कोशिश किए तो वो रिजॉल्व कर ही नहीं पाया, वो विभेदित नहीं कर पाया, क्योंकि माइक्रोस्कोप का काम क्या है, छोटे चीज को दिखाना। और तो छोटा जो पार्टिकल्स होंगे जैसे एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह वो होंगे तो नजदीक ही ना, तो ज्यादा से ज्यादा वो नजदीक होंगे, और जितना कम डिस्टेंस को अगर वो विभेद कर दे रहा है इसका मतलब वो सबसे बढ़िया वाला माइक्रोस्कोप है, सिंपल सा बात है ना।
क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस है, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर पे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, ये 15 सेंटीमीटर पे रिजॉल्व कर रहा है। यानी कि कम से कम डिस्टेंस को भी रिजॉल्व कर लेना चाहिए था, क्योंकि माइक्रोस्कोप बनाया गया है उसी के लिए कि वो छोटे चीज को दिखा सके, और छोटा चीज है तो उसके बीच का गैप भी कम होगा, लेकिन उस गैप के कारण वो नहीं दिखा पा रहा है, हमको गैप बढ़ाना पड़ रहा है तब वो दिख रहा है। इसका मतलब इस वाले माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर कम है, वो विभेदित नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो ये कर दे रहा है। ये क्या कर दे रहा है, रिजॉल्व कर दे रहा है माइक्रोस्कोप सेकेंड को, वो 10 सेंटीमीटर पे ही कर रहा है। ज्यादा रख दो तो और फायदा वाली बात, हाँ इससे कम पे नहीं। तो देखो 10 पे नहीं किया, 15 पे किया, यानी कि डिस्टेंस कम था, इसका डिस्टेंस ज्यादा रखे, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका रिजॉल्विंग पावर कम है, और क्योंकि ये कम ही डिस्टेंस पे रिजॉल्व कर रहा है, ये ज्यादा डिस्टेंस पे रिजॉल्व कर रहा है, तो रिजॉल्विंग पावर 2 का ज्यादा हुआ ना। रिजॉल्विंग पावर जो है वो माइक्रोस्कोप 2 का ज्यादा हुआ फर्स्ट से, रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप 2 का। फिर से समझो, मैंने क्या बोला कि ये जो पहला वाला माइक्रोस्कोप है वो 10 सेंटीमीटर पे रिजॉल्व नहीं किया, 15 पे कर देते हैं तो रिजॉल्व कर ले रहा है, लेकिन ये जो माइक्रोस्कोप है वो 10 पे ही रिजॉल्व कर रहा है। अब 10 पे रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि वो कम से कम डिस्टेंस को भी मेजरमेंट कर ले रहा है, और माइक्रोस्कोप बनाया इसीलिए गया है कि छोटे छोटे चीज को देखे, कम से कम छोटे छोटे डिस्टेंस को भी वो मेजरमेंट कर ले। इसका मतलब उसका पावर जो है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका पावर ज़्यादा है और इसका पावर कम है। अच्छा, अगर इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी कम है, क्योंकि ये क्या है, ये तो रिजॉल्विंग लिमिट है ना 10 सेंटीमीटर, और इसका रिजॉल्विंग लिमिट क्या है 15 सेंटीमीटर। इसका रिजॉल्विंग लिमिट 10 सेंटीमीटर नहीं है, 10 पे तो देख ही नहीं पा रहा है ना, 15 पे देख रहा है। 15 से ज़्यादा कर दो और फायदा है, 15 से कम कर दो इसको दिखना बंद। तो रिजॉल्विंग लिमिट इसका 15 है और इसका रिजॉल्विंग लिमिट 10 है। तो अगर इसका रिजॉल्विंग लिमिट 15 है और इसका 10 है, ठीक है, तो इसी का रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। रिजॉल्विंग लिमिट भले कम है लेकिन रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, क्योंकि कम से कम डिस्टेंस को वो फाइंड कर ले रहा है, और इसका रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग लिमिट ज़्यादा है, इसका रिजॉल्विंग पावर कम है। समझ के, सिंपल सा बात है। यानी कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा, या और कौन सा डिस्टेंस, रिजॉल्विंग लिमिट है ना, यानी विभेदन सीमा अगर ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब उसको ज़्यादा डिस्टेंस, माइक्रोस्कोप बनाए हैं हम तुमको ऑब्जेक्ट दूर करके थे तब बनाए तुमको, क्या है ना, देहाती भाषा में तो यही समझा जाएगा कि हम तुमको माइक्रोस्कोप बनाए कि तुम छोटे चीज़ को दिखा सको, ठीक है। तो लेकिन छोटा चीज़ नज़दीक रखा हुआ है तो तुमको दिख ही नहीं रहा। अब तुम कह रहे हो कि तो हाँ आप इस दोनों को अलग अलग रख दीजिए तब हम दिखाएंगे आपको, ये कौन बात हो गया, तो हम थोड़ा बनाए कहलाओ, है ना। तू जब कर ही नहीं सकता, हमको कोई ऐसा माइक्रोस्कोप चाहिए, ऐसा माइक्रोस्कोप ना तैयार करेंगे जो ऑब्जेक्ट को वहीं रखा हुआ ऑब्जेक्ट है और उसको हमको दिखा दे। जब हम ही को उठा के अलग अलग करना होता, जब हमको दिखता ही तभी तो हम उसको अलग कर पाते, तब तो तुमको बनाने का जरूरत है क्या होता। तो समझ गया, यानी रिजॉल्विंग लिमिट अगर ज़्यादा होगा यानी विभेदन सीमा ज़्यादा होगा, रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता कम जाएगा, ठीक है, इसीलिए उसका उल्टा होता है। समझ गए, ये नॉर्मल से। एक और टॉपिक हम आपको पढ़ाते। तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ चुके हैं माइक्रोस्कोप का, अब हमको लास्ट टॉपिक पढ़ना है रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, यानी दूरदर्शी का विभेदन क्षमता। माइक्रोस्कोप हो गया, अब हम लोग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक, इसमें उतना समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आप समझ चुके हो। पिछले में हमने क्या बोला कि रिजॉल्विंग लिमिट है ना, डी भी इसका नाम रखे, जिसका वैल्यू होता है डायरेक्ट हम लिख देते हैं लेमडा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, तो रिजॉल्विंग लिमिट का रेसिप्रोकल यानी वैल्यू आ जाता है 2 म्यू साइन थीटा बटे लेमडा। इसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये जो RL है, ठीक है, वो क्या है, मिनिमम लीनियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलिए, यानी एक न्यूनतम सबसे कम एक दूरी है, रैखिक दूरी यानी सीधा कि अगर हम उससे कम दूरी कर देते हैं तो उस माइक्रोस्कोप का पावर ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं देख पाएगा, ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, समझ रहे हो यहाँ तक बात, ये हो गया रिजॉल्विंग पावर। यहाँ पे मुझे रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का ना पढ़ के टेलीस्कोप का पढ़ना है। यहाँ हमने रिजॉल्विंग लिमिट पढ़ा था, यहाँ रिजॉल्विंग एंगुलर सेपरेशन पढ़ेंगे। वहाँ पे मैंने पढ़ा था रिजॉल्विंग लिमिट यानी विभेदन सीमा, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे रिजॉल्विंग एंगल सेपरेशंस पढ़ेंगे। रिजॉल्विंग
एंगुलर सेपरेशन, ठीक है। अच्छा, रिजॉल्विंग एंगुलर सेपरेशन यानी विभेदन कोण भी बोल सकते हो, विभेदन कोण ना, विभेदन सीमा था वहाँ पे, यहाँ विभेदन कोण बोल सकते हैं। अच्छा, इसका जो वैल्यू होता है, जो कि डेरिवेशंस मुझे करना नहीं है, इसका वैल्यू होता है 1/2 लेमडा बाई डी, 1/2 लेमडा बाई डी, जिसमें ये आप लेमडा समझ ही रहे हो क्या है, एक वेवलेंथ है, और डी जो है वो एक डिस्टेंस होता है। और वो कौन सा डिस्टेंस होता है, तो जो आप लेंस का अपार्चर लेते हो, ठीक है, तो ये लेंस का अपार्चर यानी जो लेंस का डायमीटर है, ये डायमीटर कितना इसका साइज है, डी से वो डायमीटर हो जाता है, और लेमडा तो लाइट का वो वेवलेंथ है यानी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, और डी से डायमीटर यानी लेंस का व्यास, लेंस का डायमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका अब उल्टा कर दो, जैसे आपने आरएल का उल्टा कर दिया था, आरपी निकल गया था, किसका आरपी निकला था, तो माइक्रोस्कोप का। अब आरए का उल्टा कर दो, यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, वहां तो माइक्रोस्कोप का पढ़े थे, सीधा उल्टा हो जाएगा 1/1/RA यानी रिजॉल्विंग एंगल, ठीक है। अच्छा, रिजॉल्विंग एंगल तो वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं RP = कितना हो जाएगा, तो 1/1.22 लेमडा बाई डी, तो डी चला जाएगा ऊपर और 1/22 लेमडा, यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप ये था, और रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का वैल्यू ये आया। ये रेसिप्रोकल होता है रिजॉल्विंग लिमिट का, यानी कि विभेदन क्षमता किसका उल्टा होता है, तो किसका, विभेदन सीमा का, विभेदन क्षमता विभेदन सीमा का। और यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का होता है वो रिजॉल्विंग एंगुलर सेपरेशंस का उल्टा होता है, यानी विभेदन कोण का उल्टा होता है विभेदन क्षमता किसका, तो टेलीस्कोप का, ठीक है। सिंपल सा, आप ये डेरिवेशंस याद रखोगे, उसके बाद ये याद रखोगे, उसके बाद ये, और फिर ये आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा, ठीक है। अच्छा, ये एंगल कहाँ बनता है, आप तो डिस्टेंस समझ रहे थे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का वो क्या डिस्टेंस है, जो कि आप लीनियर डिस्टेंस के रूप में समझे, लेकिन ये एंगुलर सेपरेशंस क्यों, तो इसलिए क्योंकि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में क्या होता था कि एक प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे, एगो दूगो जो भी रखे, लेकिन टेलीस्कोप में क्या है, टेलीस्कोप का मतलब होता है दूर के चीज़ों को देखे, न कि छोटे चीज को देखे, दूर के चीज को देखे। और काफी दूर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हो सकता है उससे लाइट ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, बहुत सारा लाइट आ रहा होगा, है ना, ऐसे आ रहा है। तो सपोज जब ये लाइट यहाँ पे आ रहा है तो इसके बीच में कोई एंगल सेपरेट कर रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा ना, इसी एंगल को डी थीटा के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। थीटा डी से डिस्टेंस हो जाएगा और डी थीटा लगा दिए, ठीक है, तो वो एक एंगुलर डिस्टेंस के फॉर्म में यानी एंगुलर सेपरेशंस के फॉर्म में डी थीटा डिफाइंड हो जाएगा। तो हम आरए को यानी रिजॉल्विंग एंगुलर सेपरेशंस को डी थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा होता है तो हम यहाँ पे 1/d थीटा भी लिख सकते हैं, और फिर यही फॉर्मूला आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब लाइट काफ़ी दूर से अगर आ रहा है, मान लो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो हम किसी स्टार को देख रहे हैं, तारे को, तो ऊपर से रे ऑफ लाइट आ रहा है तो हमारे आंख पे कहीं ना कहीं एक एंगल फॉर्म करेगा। आप उस एंगल का नाम भी जानते थे, विजुअल एंगल, दर्शन कोण। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आपके आंख पे एक एंगल सबटेंड करेगा। इसी पे तो अल्फा बीटा एम बराबर बीटा बटे अल्फा पे आपने पूरा वो वाला चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के डेरिवेशंस को फाइंड किया था, काफ़ी मज़ेदार चीज़ था। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो हमारे आंख पे एक एंगल सबटेंड करता है। तो उसी तरह से अगर मान लो आंख के पहले हमने अगर एक लेंस लगा दिया और लाइट उधर से आ रहा है तो सबसे पहले वो एंगल इस लेंस पे बनेगा, और इसका जो इमेज होगा फिर वो इमेज हमारे आंख पे भले कोई एंगल बनाए वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले जो लेंस रखा हुआ उसी पे वो आपका एंगल फॉर्म होगा, विजुअल एंगल, जिसको दर्शन कोण के नाम से जानते हैं। तो वो जो कोण है उस कोण का उल्टा, यानी उस कोण का उल्टा कर दो, यानी किसी ऑब्जेक्ट द्वारा टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदृश्यक लेंस पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उस एंगल को उल्टा कर दो तो जो रिजल्ट आएगा यानी व्युत्क्रम कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, वही रिजल्ट रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी का विभेदन क्षमता कहलाएगा। और ये सारा डेरिवेशन जो भी है वो आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है डिफिनीशंस के साथ, आपको यहाँ से ऐसे लिख लेना है, ठीक है। तो अब आपका चैप्टर जो है वो टोटली खत्म हो चुका है, ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। उसके बाद अब आपका टाइम आ गया है कि हम आपको, ऐसे तो हम हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
तुरंत ही करवा देते हैं, लेकिन वीडियो बनाने के कारण वो नहीं भेजा जा पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लाइव सामने में अगर पढ़ते थे तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होता था, वो साथ में करवा देते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा उसको लिख के, उसको प्रिंट आउट करके और उसका PDF फाइल बना के आपको देना है। तो अब आपको वो मिलेगा, अभी तक का जितना चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव नहीं मिला वो सारा ऑब्जेक्टिव अब आपको ऑप्टिक्स का मिल जाएगा, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वो सेक्शन पूरा मिल जाएगा। ऑप्टिक्स खत्म हो चुके हैं, आप पूरे चैप्टर को, 7 चैप्टर था, 7 चैप्टर को आप कंप्लीट करो। और अब हम लोग अगला जो वीडियो आएगा, हो सकता है अगला वीडियो में वो आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह का टर्म बताए, और अगर ये सब खत्म हो गया तो उसके बाद जो हम आपको करवाने वाले हैं वो करवाने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स, यानी आधुनिक भौतिकी। अगर वो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में 5 चैप्टर पढ़ेंगे, वो जैसे ही आपका 5 चैप्टर खत्म होगा, आपका सिलेबस ये आपका एक बुक खत्म हो जाएगा, सेकेंड बुक आपका NCERT का खत्म हो जाएगा, या कोई भी बुक का सेकेंड बुक खत्म हो जाएगा, और फर्स्ट बुक में हम लोग का बचेगा। फिर हम लोग फर्स्ट बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ेंगे या मैग्नेटिज्म का पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा टॉपिक जो था वो लेंदी टाइप का था, ध्यान से अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो को वापस पीछे ले जाके वापस फिर से इसको देखिए, 2 बार 3 बार देखिए। शायद अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं ईयरफोन लगा के तो आप एक ही बार में समझ जाते हैं, और अगर नहीं देखते हैं तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेट होके अलग एक रूम में खुद से बैठ के पढ़िए, क्योंकि मोबाइल पे पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं। अगर आप मन बना लो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, कि सब कुछ तो आपके ही हाथ में है। तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हो। कमेंट वगैरह भी, क्योंकि बहुत कम ही बच्चा कमेंट करता है, तो कमेंट वगैरह में कुछ करते रहिए, लिखते रहिए, और लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।